हेलो गाइस, आज पढ़ते हम लोग स्टैंडर्ड 7 जीबीएससी की लेसन नंबर 6 एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड द आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द मिडिवल एज। कसम मीन्स लोकदारियो। लोकदारियो यहाँ पे एक फोक सिंगर्स के ग्रुप का नाम है। वॉज ऑर्गेनाइज इन द विलेज स्क्वायर चौक एंड द एंटायर विलेज हैज़ गैदर्ड देयर एट नाइट। यहाँ पे कसम मीर में एक लोकदारियो जहाँ पे एक फोक सिंगर्स पूरा एक ग्रुप बुलाया गया, एक मीटिंग करी गई विलेज के 4 रास्ते जहाँ पे चौक होता है वहाँ पे। ये कुछ सिंगर आने वाले थे गाना गाने के लिए। स्मॉल चिल्ड्रंस हैड ऑलरेडी टेकन देयर पोजीशन इन फ्रंट रो। छोटे बच्चे पहली रो में ऑलरेडी बैठ गए थे। एंड पेट्रियोटिक सॉन्ग वर ऑल्सो बीइंग संग एट द लोकदारियो। देशभक्ति के गीत भी वहाँ पे गाए जाते थे अलॉन्ग विद द फोक सॉन्ग। उत्सव लाइक द पलिया रिसाइटेशंस। यहाँ पे जो सॉन्ग जो मर जाते हैं सोल्जर्स उनकी याद में जो गाए जाते हैं वो उत्सव को बहुत अच्छे लगते हैं। एंड द नेक्स्ट डे ही आस्क हिज ग्रैंडफादर व्हाट डज द पालिया मीन्स। और वो अपने ग्रैंडफादर को पूछ लेता है पालिया क्या होता है। सो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पालिया मतलब होता है जब मार्टियर्स जब मर जाते हैं तो उनके ट्रिब्यूट्स में जो सॉन्ग गाए जाते हैं उसको पालिया बोलते हैं। हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट पालिया इज अ मेमोरियल commemorative the heroes. It is a tribute to the martyrs who have sacrificed their lives while protecting and ensuring the welfare of the people. यहाँ पे उनके दादा ने उसको समझाया कि ये एक ऐसा मेमोरेबल कॉमरेट होता है जो हीरोज के लिए बनाया जाता है जिन्होंने देश की रक्षा करते करते हम उनकी जान गुमा बैठी है। यहाँ पे आपको पालिया यहाँ पे एक देखने को मिलेगा पिक्चर में। दिस इज़ द कल्चर ऑफ आवर कंट्री। और ये हमारी कंट्री का कल्चर है। दिस इज़ पालियाज आर वर्शिप during the festival and songs are sung as the homage to their martyrs. पालियास एक्चुअली फेस्टिवल के टाइम पे गाए जाते हैं और ये सॉन्ग गाए जाते हैं घर के लिए, उनके मार्टियर्स के लिए जो शहीद हो गए हैं उनके लिए। उत्सव एंड हिज फ्रेंड्स रिक्वेस्ट हिज ग्रैंडफादर प्लीज एनलाइटन अस अबाउट द कल्चर ऑफ आवर कंट्री। और उत्सव और उनके फ्रेंड उनके दादा के पास जाते हैं, उन्हें बोलते हैं कि प्लीज़ हमें इंडिया के कल्चर से रूबरू करवाइए। ग्रैंडपा बोलते हैं वेट। ही वेंट इन एंड कम बैक विद सम पिक्चर। वो अंदर जाते हैं और कुछ पिक्चर के साथ बाहर आते हैं। ही इज देन आस्क उत्सव कैन यू सी द टेम्पल इन दिस पिक्चर। देखो ये पिक्चर के अंदर टेम्पल दिख रहा है। टेम्पल मतलब मंदिर होता है। इट सीम्स इफ दिस स्टोन्स हैव बीन ओन स्टोरी टू नरेट इजंट इट। वो बोल रहे हैं कि ये स्टोन देखो दिख रहा है, ये स्टोन के अंदर जो पत्थर, ये जो फोटो के अंदर जो स्टोन है पत्थर है वो अपने आप में एक स्टोरी नहीं बोल देता है। टुडे आई शैल टेल यू अबाउट द सिविलाइजेशंस एंड द कल्चर ऑफ द राजपूत एजेस। सो यहाँ पे सिविलाइजेशंस और कल्चर क्या था राजपूत एजेस के बारे में मैं वो बताऊंगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ड्यूरिंग द राजपूत एज। ड्यूरिंग द राजपूत एरा इंडिया वॉज नॉट रूल ओवर बाई वन किंग। जब राजपूत का टाइम चल रहा था तो इंडिया को सिर्फ एक ही राजा से रूल नहीं किया जाता था। इंडिया वॉज डिवाइडेड ऑन द बिग एंड द स्मॉल स्टेट। इंडिया को बड़े छोटे स्टेट्स में डिवाइड किया जाता था। एंड द एक्सटेंट ऑफ द ईच किंगडम्स डिपेंड ऑन द किंग्स मिलिट्री पावर। और जो राजा की मिलिट्री पावर से उसका एक्सटेंशन होता था किंगडम का, मतलब वो अगर आजू बाजू की टेरिटरी जीत लेता है तो उस हिसाब से उसका किंगडम बढ़ जाता था। यू हैव बिन ब्रीफली लर्न अबाउट द राजपूत किंग्स एंड द डायनेस्टी इन द प्रीवियस चैप्टर। हम लोग आगे के लेसन में किंग्स की डायनेस्टी और किंग्स के बारे में पढ़ के आए। हम लोग ये लेसन में पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, लिटरेचर, आर्किटेक्चर और एक्सटेंसिव इन्वेंशन ड्यूरिंग दैट टाइम, कि वो कैसे चलाते थे, पढ़ाई लिखाई कहाँ थी और उनके लिटरेचर क्या थे, राजा के बारे में क्या लिखा जाता था, वो अपने महल और जो सब चीज़ें हैं वो कैसे बनाते थे, और लुटेरे के बारे में कि जब एक्सटर्नल इन्वेंशन होता था, बाहर वटिए जब आते थे लूटने के लिए तो वो क्या चीज़ें होती थी, कैसे होता था, उसके बारे में। फर्स्ट देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। आफ्टर द 7th century द वेरियस राजपूत डायनेस्टी रूल इन इंडिया। 7th century तक बहुत सारी राजपूत डायनेस्टी इंडिया में रूल करती थी। हावेवर इवन दो डिफरेंट डायनेस्टी कम टू द पावर, अलग अलग डायनेस्टी की बारी आई थी, देयर वॉज लिटिल चेंज इन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सब अपने अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलाते थे, पूरे इंडिया को चलाते थे। दो द किंगडम वॉज हेरिडिटरी। वो जो किंगडम था, किंगशिप था, वो हेरिडिटरी था कि राजा के बाद उनके बेटे को मिलेगा, उनके बेटे के बाद उनको बेटे को मिलेगा, इसको बोलते हैं हेरिडिटरी। इट वाज नॉट कंपलसरी दैट द एल्डर सन्स वुड ऑलवेज ऑटोमेटिकली बिकम द नेक्स्ट किंग। उनकी काबिलियत के हिसाब से राजा डिसाइड किए जाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बड़ा बेटा है वही राजा बनेगा नेक्स्ट। दैट हेयर अपेरेंटली सिलेक्टेड बाय द किंग वॉज कॉल्ड द क्राउन प्रिंस। और फिर उसमें से राजा जो बनने लायक है उनको सिलेक्ट किया जाता है। ये प्रोसीजर को क्राउन प्रिंस बोलते हैं। इन सम केसेस इवन द पीपल मिनिस्ट्री इलेक्टेड और सिलेक्टेड दर किंग। कभी कभी पीपल या फिर मिनिस्टर भी डिसाइड करते हैं उनके राजा को। फॉर एग्जाम्पल वाइल इन कश्मीर किंग यशावकरा वॉज सिलेक्टेड एंड थ्रोन बाय द ब्राह्मण ग्रुप। यहाँ पे देखने जाए तो कश्मीर में किंग यशावकरा था
जिनको ब्राह्मण ग्रुप में सिलेक्ट किया था। गुजरात में कुमारपाला सिलेक्ट किया गया था, उनके सक्सेसर बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कुमारपाला को सिलेक्ट किया था गुजरात को चलाने के लिए। द मिनिस्टर वर अपॉइंटेड टू असिस्ट द किंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेज द किंगडम इफेक्टिवली। और जो राजा के जो मिनिस्टर होते हैं वो राजपाट को चलाने में उनकी मदद करते हैं ताकि किंगडम अच्छे से चले। हियर एट अ टाइम पीपल बिकम विक्टिम ऑफ पुअर एंड द रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। लेकिन वो टाइम पे भी लोग गरीब हुआ करते थे और खराब एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी की वजह से पीछे पछड़ जाते थे। हम लोग देखेंगे अभी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन विलेज। विलेज इंस्टीट्यूट वर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द मिडिवल टाइम। मिडिवल टाइम में जो विलेज इंस्टीट्यूट्स था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। द पंचायत लुक आफ्टर इट एडमिनिस्ट्रेशंस। पंचायत लुक आफ्टर करता था गांव के चलाने के लिए। द हेड ऑफ पंचायत वॉज मुखी या फिर सरपंच। और जो पंचायत का जो हेड होता है उन्हें मुखिया बोलते हैं या फिर सरपंच बोलते हैं। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड डिलीवरिंग जस्टिस टू द विलेज। उनका काम विलेज के लोगों को जस्टिस और प्रोटेक्शन देने का था। His word was a final word। वो जो बोलते थे उसको लास्ट माना जाता था। Still, in many cases, the ग्राम सभा would also give the verdict and punish culprit। बहुत सारे केसेस में ग्राम सभा उनके वर्डिक्ट को सुनती थी और कल्प्रिट को अपने हिसाब से पनिश कर देती। इवन टुडे एट द विलेज लेवल ग्राम पंचायत और द एल्डर ऑफ द पंचायत प्रोवाइड द गाइडलाइंस टू द पीपल। आज भी पंचायत सिस्टम्स विलेज लेवल पे अवेलेबल है और वहाँ पे जो एल्डर होते हैं उनकी राय मानी जाती है, उनकी गाइडेंस से पंचायत को चलाई जाती है। एट दैट टाइम लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन इनकम ऑफ द किंगडम। वो टाइम पे किंगडम की सबसे मेन इंपॉर्टेंट लैंड से आए गए रेवेन्यू को मानी जाती थी। ईच किंगडम हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू। और सब किंगडम अलग अलग तरीके से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। बट यूजुअली 6 पार्ट ऑफ द कल्टिवेशन वॉज टेकन एज द लैंड रेवेन्यू। लेकिन जनरली लैंड रेवेन्यू का 1/6 पार्ट कलेक्ट किया जाता था। अपार्ट फ्रॉम दिस अदर टैक्सेस वर ऑल्सो लिवाइड ऑन द पीपल। कुछ अलग टाइप के जो टैक्सेस है वो भी डाले जाते थे लोगों के ऊपर। डिफरेंट ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड फॉर द डिफरेंट एक्टिविटी। और कलेक्शंस के लिए और अलग अलग एक्टिविटी के लिए अलग अलग ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते थे। मोर ओवर टैक्सेस वर कलेक्टेड एट द पोर्ट्स एंड द ऑक्ट्रॉय पॉइंट्स। और जो टैक्सेस थे पोर्ट्स, जहाँ पे हम लोग जब एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हैं तो बीच में पोर्ट्स और ऑक्ट्रॉय पॉइंट्स आते हैं, वहाँ पे जैसे कलेक्ट किए जाते थे। लैंडलॉर्ड्स कलेक्ट द टैक्सेस एंड पे ट्रिब्यूट्स टू द किंग। लैंडलॉर्ड यहाँ पे टैक्सेस कलेक्ट करते थे और उसमें से थोड़ा हिस्सा राजा को पहुँचाते थे। नेक्स्ट बात करेंगे राजपूत के टाइम के लिटरेचर्स के बारे में। ड्यूरिंग राजपूत एज देयर वाज लॉट्स ऑफ रिलीजियस राइटिंग एज वेल एज द लिटरेचर ऑफ द वेरियस काइंड। देखने जाए तो राजपूत के टाइम में बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ भी लिखे जाते थे और बहुत सारे लिटरेचर्स वर्क भी लिखे जाते थे। स्कॉलर और एजुकेशन रिसीव द ग्रेट पैट्रोनेज ऑफ द किंग। और राजा स्कॉलर्स और एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा रिलाय रहते थे। बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स है जैसे कि संस्कृत, प्राकृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु की लैंग्वेज में किए जाते थे। ग्रेट संस्कृत पोएट मग कंपोज एपिक शिशु पालवादा। उन्होंने ये एक एपिक कंपोज किया था, बनाया था, जो बहुत ही फेमस हुआ था संस्कृत पोएट ने। दिस एपिक्स डिस्क्राइब द किलिंग ऑफ द शिशुपाल बाय द श्री कृष्ण। यहाँ पे श्री कृष्ण ने राजा शिशुपाल को किस हिसाब से मारा था उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा गया है। सिमिलरली अनदर पोएट विच इज़ अबाउट स्टोरी ऑफ द नाल एंड द दमयंती। यहाँ पे दूसरे पोएट के बारे में बात करेंगे जो श्री हर्षा ने लिखी थी, जिनकी एपिक थी नाई सदा चरित्र, जिसमें नाल और दमयंती की स्टोरी थी। इवन द सॉन्ग बाय द राधा एंड द अदर गोपीज संग इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। राधा और गोपीज के बारे में जो अलग अलग सॉन्ग थे लॉर्ड कृष्णा के बारे में, उनकी तारीफ में वो सॉन्ग लिखे गए थे, वर प्रेजेंटेड इन द लिरिक्शन मैनर। और देखने जाए तो पोएटिक मैनर में ये सब चीज़ें लिखी गई है राधा और गोपीज के बारे में, श्री कृष्ण के रिलेटेड सॉन्ग्स। बायोग्राफी एंड अचीवमेंट ऑफ द किंग्स वर ऑल्सो कंपोज इन द पोएटिक मैनर। बायोग्राफी और राजा के अचीवमेंट, उन्होंने क्या क्या हासिल किया है, वो बायोपिक या फिर पोएटिक डिवाइस में भी लिखे जाते थे। हेमचंद्राचार्य व्रॉट द कुमारपाल चरित्र, जो सोलंकी राजा गुजरात के कुमारपाल के बारे में लिखी थी। और ग्रामर बुक दैट इज अ सिद्धेम शब्दानुशासन एज अ टाइटल इंडिकेट। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपको ग्रामर की बुक और कुमारपाल राजा के बारे में आपको हेमचंद्राचार्य ने बहुत सारे बायोग्राफी लिखी हुई थी। As a title indicate, the name of the king Siddharth Jai Singh and हेमचंद्राचार्य are associated with this book। ये बुक के बारे में अगर बात करें तो राजा सिद्धार्थ जय सिंह और हेमचंद्राचार्य के नाम इसमें देखे जाएंगे तो ये बुक के साथ एसोसिएटेड है।
यहाँ पे उनके बारे में स्टोरी पढ़ने को मिलेगी। दिस बुक वॉज कंसिडर्ड सो इम्पॉर्टेंट दैट इट वॉज प्लेस ऑन एन एलिफेंट ड्यूरिंग प्रोसेस इन द पाटन। यहाँ पे बोला जाता है कि माना जाता है कि ये जो बुक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। जब ये बनाई जा रही थी तो इसको एलिफेंट पे रखा गया था पाटन के अंदर। नो नॉट ओनली पोएट्री बट द प्लेस वर ऑल्सो रिटन ड्यूरिंग दैट टाइम। सिर्फ पोएट्री नहीं लेकिन प्लेस भी लिखे जाते थे, नाटक लिखे जाते थे। भावभूति ने लिखा हुआ था दैट इज उत्तम रामचरिता, वाइल पंडित नारायण ने लिखा था हितोपदेश। कलेक्शन ऑफ द स्टोरी बेस्ड ऑन पंचतंत्र भी लिखी गई थी। यहाँ पे अलग अलग राइटर ने अलग अलग टाइप की क्या क्या चीज़ें लिखी हुई थी उसके बारे में लिस्ट लिखी हुई है। अदर योर स्कूल हैव और लाइब्रेरी मस्ट हैव हैविंग द बुक कंटेनिंग कलेक्शन ऑफ द स्टोरी ऑफ द फोक टेल्स। आपको अलग अलग फोक टेल्स और पंचतंत्र के बारे में स्टोरी आपकी स्कूल की लाइब्रेरी में अवेलेबल मिलेगी। कुछ ऑथर के नाम और वर्क यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला देखेंगे दैट इज़ अ विशाखा दत्त, उन्होंने लिखी हुई थी मुद्रा रक्षासा। कल्हारा ने लिखी थी राजसरंगिनी। बिल्हा ने लिखी थी विक्रमादेव चांद। सोमदेव ने लिखी थी काथा सरित सागर। चंद बरदाई ने लिखी थी पृथ्वीराज रासो। मैरू टुंगा ने लिखी थी प्रबोध चिंतन मणि। आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि राजपूत के टाइम्स में आर्किटेक्चर्स और टेम्पल्स कैसे बनवाते थे। अमॉन्ग द वेरियस कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द राजपूत एज, टेम्पल कंस्ट्रक्शंस बहुत ही नोटवर्दी था। उनके कंस्ट्रक्शन बहुत ही जोरदार होते थे। वैसे राजपूत किंग्स वर फॉन्ड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ग्रैंड एंड द आर्टिस्टिक्स बिल्डिंग। देखने जाए तो राजपूत बहुत ही उम्दा तरीके से अपने सारे जो स्कल्पचर्स है, अपने मंदिर है, अपने पैलेसेस है, उनको बनवाते थे। बहुत ही अलग तरीके से आर्टिस्टिक बिल्डिंग बनवाते थे। द आर्किटेक्चरिंग एंड द स्कल्पचर्स ऑफ द टाइम इज द एविडेंस फ्रॉम द टेम्पल, फोर्ट, पैलेसेस और लेक्स। उनके ज़माने के पैलेस, लेक्स, पॉन्ड्स को देख के ये आइडिया आ ही जाती है। बाजू में आपको थंजावुर टेम्पल देखने को मिल जाएगा जो उनके टाइम का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अमॉन्ग द टेम्पल्स, खजुराहो इन मध्य प्रदेश, जो आपको बाजू में देखने को मिल जाएगा, ये मध्य प्रदेश में है। दूसरा एक है पुरी टेम्पल जो लॉर्ड जगन्नाथ के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ पे उनकी आर्किटेक्चरिंग और स्कल्पचर्स बहुत ही अच्छा है। सन टेम्पल जो कोणार्क में है वो भी उन्हीं के टाइम में बनाया गया था। कोणार्क टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड विद अ ग्रेट फाइनेस एंड वॉज शेप लाइक अ कैरियट ड्राइवन बाय द 7 हॉर्स। और ये यहाँ पे घोड़ा गाड़ी जैसा बनाया गया है जहाँ पे 7 हॉर्स वो कैरियट को खींच रहे हैं, जो टेम्पल के फॉर्म में दिखाया गया है। अमॉन्ग द अदर सन टेम्पल्स ऑफ द इंडिया, मार्टन टेम्पल्स ऑफ कश्मीर एंड द मॉडर्न सन टेम्पल्स ऑफ गुजरात बहुत ही फेमस है। यहाँ पे 2 टेम्पल्स के नाम बताए गए हैं जो बहुत फेमस है। Prominent features of the Modhera temple is that the first ray of a sun fall directly on the idol. मोधेरा टेम्पल के बारे में एक खासियत ये है, वो टाइम पे राजपूत के टाइम पे बनाई गई थी कि जब सूर्य की किरण पहली पड़ती है तो वो मूर्ति के ऊपर पड़ती है। इलोरा केव ऑफ द डेक्कन्स हैव केव रिप्रेजेंटिंग द 3 रिलीजन्स, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इलोरा केव में अगर देखने जाए जो डेक्कन प्लेट्यूज में है, डेक्कन साइड में है, वहाँ पे 3 धर्म का आपको मिक्सचर देखने को मिलेगा दैट इज अ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड द जैनिज्म। वन अमॉन्ग दैट इज द ग्रैंड कैलाश टेम्पल। उसमें से देखा जाए तो सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कैलाश टेम्पल। एलिफेंटा केव्स नियर मुंबई हैव अ ब्यूटीफुल 3 फेस स्कल्पचर्स ऑफ लॉर्ड शिवा। एलिफेंटा गुफा में 3 सिर वाले शिव भगवान की मूर्ति बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई है। द मीनाक्षी टेम्पल जो मदुराई में है वो भी पूरे इंडिया में फेमस है। टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया स्पेशली वेल नोन ऑफ इम्पोजिंग गेटवे कॉल गोपुरम्स। साउथ इंडिया में एक्चुअली बहुत ही गेटवे इम्पोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है जिसका नाम है गोपुरम। आफ्टर हियरिंग अबाउट द फेम ऑफ सच ग्रैंड टेम्पल मैनी फॉरेन इन्वेडर कम टू द लूट देम। जब ये सब टेम्पल्स के बारे में बाहर के लोगों ने सुना तो उन्होंने बहुत बारी लूट भी मचाई थी ये टेम्पल्स में। द मैग्निफिसेंट सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात वॉज अटैक मैनी टाइम। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद गौरी करके इन्वेडर हुआ करता था अफगान से, जिसने गुजरात के अंदर सोमनाथ टेम्पल को बहुत ही बारी लूटा हुआ था। मोहम्मद गजनी के बारे में पढ़ते थे। दो द राजपूत इज़ वेल नोन फॉर इट्स वॉलर सेक्रीफाइस। राजपूत अपने सेक्रीफाइस के लिए बहुत फेमस है। इट्स ऑल्सो शोज द कंस्ट्रक्शंस ऑफ मैनी ब्यूटीफुल एंड इम्पोजिंग बिल्डिंग। वो अपनी बिल्डिंग और बहुत सारे अच्छे कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत फेमस हुआ करते थे राजपूत्स। मैनी फॉरेन इन्वेडर्स इन्वेड द इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स, बहुत सारे फॉरेन के लुटेरर्स इंडिया में आया करते थे लूटने के लिए, जिसमें मोहम्मद गजनी जो सल्तनत ऑफ गजना माना जाता है, जो इंडिया में लगभग बहुत बारी आया था 1000 CE से 1075 CE की ड्यूरेशन में लूटने के लिए। इन स्पाइट ऑफ फेसिंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग द अटैक,
ही कंटिन्यू टू प्लंडर इंडिया विद अ फुल फोर्स। बहुत सारी प्रॉब्लम आने के बावजूद भी उन्होंने इंडिया को बहुत बारी लूटा हुआ था। ड्यूरिंग वन सच अटैक गुजरात वॉज अंडर द भीमदेव सोलंकी रूल। एक बात की टाइम की बात है जहाँ पे गुजरात में भीमदेव सोलंकी करके राजा का रूल हुआ करता था। ही प्लंडर सोमनाथ, उन्होंने सोमनाथ को लूटा हुआ था। मैनी पीपल फ्रॉम द सौराष्ट्र गुजरात ज्वाइन भीमदेव सोलंकी एंड ट्राई टू प्रोटेक्ट द सोमनाथ बट फेल। सौराष्ट्र और गुजरात के बहुत सारे लोगों ने भीमदेव को सपोर्ट भी किया था, लेकिन वो सोमनाथ को लुटते हुए नहीं बचा पाए। चेंज ऑफ पावर ऑफ दिल्ली देखेंगे। आफ्टर द डिमाइज ऑफ मोहम्मद गजनी के मर जाने के बाद गजना का लीडर स्टार्टेड वेइंग द थ्रोन, और वो गजना के लीडर नेक्स्ट लीडर थ्रोन पे बैठा। हावेवर द राजपूत किंग डिड नॉट टेक द एडवांटेज ऑफ दिस वीकनेस। उन्होंने राजपूत किंग ने डिड नॉट टेक एडवांटेज, उसका फ़ायदा नहीं उठाया उनकी वीकनेस का। मीनवाइल शहाबुद्दीन गौरी एस्टैब्लिश हिज स्ट्रॉन्ग रूल इन द गजना एंड डिसाइडेड टू अटैक इंडिया। वापस से शहाबुद्दीन गौरी आए, गजना के जो रूलर माने जाते हैं, उन्होंने वापस से इंडिया में लूट मचाई। हिज इंटेंशन वॉज नॉट टू लूट बट एस्टैब्लिश हिज रूल हियर। और इस बार इनका इरादा सिर्फ लूटना नहीं, लेकिन इंडिया में अपना रूल एस्टैब्लिश करना था। इनिशियली ही वॉजंट सक्सेसफुल, स्टार्टिंग में वो सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन ही कुड नॉट फॉरगेट हिज डिफीट बाय द क्वीन नायका देवी ऑफ द अनहिलवाड़ पाटन। देखने जाए तो वो स्टार्टिंग में सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने ये नहीं भूला कि वो हार गए थे। उन्होंने वो माइंड में कहीं ना कहीं उनके माइंड में वो बात बैठ गई थी। देयरफॉर डिड नॉट अटैक इंडिया फॉर द 12th ईयर। उन्होंने कसम खा ली थी कि वो 12 साल तक इंडिया को लूट नहीं करेंगे। फाइनली सेकेंड टाइम ही अटैक दिल्ली, और उसके बाद उन्होंने सेकेंड टाइम दिल्ली को अटैक किया। पृथ्वीराज फॉट ब्रेवली बट विदाउट एनी प्रायर प्रिपरेशन और द हेल्प फ्रॉम द अदर राजपूत किंग। विद हिज डिफीट राजपूत रूल कम टू एंड दिल्ली। देखने जाए तो वो टाइम पे पृथ्वीराज चौहान का टाइम चल रहा था, तो वो उन्हें ये लूट के बारे में नहीं पता था। वो कोई भी प्रिपरेशन के बिना इसके खिलाफ बहुत लड़े थे, लेकिन फेल हो गए थे। एज अ रिजल्ट शहाबुद्दीन एस्टैब्लिश हिज रूल देयर एंड एस्टैब्लिश देयर किंगडम। शहाबुद्दीन ने वो किंगडम जीत लिया, वहाँ पे अपना रूल एक्सटेंड कर दिया और उनके किंगडम की शुरुआत हुई। आफ्टर शहाबुद्दीन ही स्लेव, जिसको माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, एसेंडेड द थ्रोन। शहाबुद्दीन के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक थ्रोन पे बैठे एंड वहाँ से स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत हुई। विद दिस राजपूत रूल्स कम टू एन एंड इन दिल्ली। वहाँ से राजपूत रूल का एंड माना जाता है। देयर वॉज अ चेंज इन देन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोसाइटी, और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव और सोसाइटी में बहुत चेंजेस आ गए। व्हाट काइंड ऑफ अ चेंजेस टुक प्लेस एंड वाई? थिंक अबाउट क्वेश्चन लाइक दैट, क्योंकि ये सारे राजा में कॉन्सेंटी नहीं था, मिलजुल के नहीं उसका सामना कर रहे थे, इसीलिए ये सब चीज़ें ड्रॉबैक हो गई थी। इसी वजह से हम लोग पीछे रह गए थे। इन द प्लेस ऑफ वलर एंड सेक्रीफाइस पीपल स्टार्ट कॉन्स्पिराइजिंग अगेंस्ट ईच अदर्स फॉर पावर। सब लोग सत्ता की लालच में एक दूसरे के खिलाफ साजिशें रच रहे थे। द थ्रोन ऑफ दिल्ली वॉज स्टेन्ड विद द ब्लड, और दिल्ली के ऊपर रूल करने की लालच में हर जगह पे खून की नदियाँ बहने लगी थी। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।